शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल मेंटोर पे। दोस्तों, हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में एनसीईआरटी का ये साइंस का बुक है जिसका चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना, हम विभिन्न प्रकार के वस्तु अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो कैसे भिन्न होते हैं, उनका बनावट और उनकी विविधता को कैसे हम अलग करते हैं, उनको हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। पहला हमारा टॉपिक है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं देखते हैं। अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, बात सही है, लेकिन अब इनमें क्या विविधता होती है, इसको वर्गीकृत करके हम समझने का कोशिश करेंगे। ये अलग होती हैं तो किस प्रकार अलग होती हैं, ये मुलायम, भंगुर, हार्ड और लचीली किस प्रकार की होती हैं, इनके बनावट कैसे होते हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। यानी कि पदार्थों का गुण। पदार्थ क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। पदार्थ के गुण को पढ़ने के पहले पदार्थ क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो पदार्थ होता है, वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं जिनमें स्थान घेरने की अद्भुत गुण होती है। ठीक है, वो स्थान घेरते हैं और उनको फिट होने के लिए किसी न किसी रूप में स्थान की ज़रूरत होती है। वो एक ना कोई जगह जरूर घेरते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले कि क्यों इनका दिखावट अलग होता है, ये इनका बनावट अलग होता है, उस रूप में ये भिन्न होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। दिखावट के मामले में पदार्थ का गुण होता है ये देखने में एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, अलग होते हैं पदार्थ, प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक बात है, सही बात है, क्योंकि इनका बनावट ही अलग अलग तत्वों से होता है तो ये देखने में तो अलग होंगे ही। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लकड़ी क्या होता है, लोहा से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। या लोहे तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। लोहा जो है वो तांबा तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। ये जो आप एल्युमिनियम, लोहा और तांबा को पढ़ रहे हैं ये एक धातु है, जबकि लकड़ी नहीं है। और भी बहुत सारी विविधताएं दोनों तीन मिला के होंगी लकड़ी और लोहा, तांबा और एल्युमिनियम के बीच में। तो इसको हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्यों ये अलग है। अब पदार्थ आपने जान लिया कि क्या होता है। अब पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है, मतलब धातुई चमक होती है। आप द्युति का मतलब ये समझेंगे कि धातुई चमक होती है, वे प्रायः धातु होते हैं जिनमें धातुई चमक होगी, जिनको हम काटेंगे और काटने के बाद उस छोर में एक चमक दिखाई देगा, वो धातुई चमक है। और इस प्रकार का चमक जिसमें भी होगा वो धातु कहलाएगा। यानी लकड़ी में नहीं होता है वैसा चमक, लकड़ी में कोई चमक नहीं होता। और ये आप एल्युमिनियम, लोहा और तांबा को काटेंगे तो उसके छोर पे उस टाइम तक, कुछ समय तक जरूर धातुई चमक बना रहता है। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोने धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं, उनकी प्रभा जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा उन पर वायु तथा गर्मी की अभिक्रिया के कारण होता है। ये क्यों होता है, वायु तथा गर्मी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है, धातुई चमक दिखाई देती है। ये हम पढ़ लिए। अब कठोरता, ये धातुई चमक, धातु इस तरीके से होते हैं और धातुई चमक इनमें होती है। वस्तु एक प्रकार से ये भिन्न होगी कि लकड़ी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन धातुओं में ऐसा होता है। अब कठोरता के आधार पर इनका जो है हम पदार्थों का वर्गीकरण कर लेते हैं कि पदार्थ कठोर होते हैं। इनको संपीड़ित किया जा सकता है, कुछ दबा के इनको भंगुर किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता है, भंगुर बनाया जा सकता है। कुछ मुलायम होती हैं मोम की तरह, कुछ हार्ड होते हैं लोहा की तरह। तो इस प्रकार के इनके कठोरता के आधार पर भी इनमें विविधता पाई जाती है। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जिनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है यानी कि उनके आकारों को बदला जा सकता है और खरोंचा जा सकता है, वो क्या है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है,
कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उनको खरोचा नहीं जा सकता है, उनको संपीड़ित करना मतलब उनके आकार में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। उनको क्या कहते हैं, हम कठोर पदार्थ कहेंगे। इसका आप नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। लकड़ी और जो आपका लोहा है, एल्यूमिनियम वगैरह होता है, ये कठोर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके विलेय। विलेय अथवा अविलेय, ये कठोरता के हिसाब से हो गया। फिर विलेय अथवा अविलेय के रूप में भी इसमें भिन्नता पाई जाती है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे आपको चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू यानी रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। ये सारे चीज़ों को आपको एकत्रित करना है। प्रत्येक गिलास में एक गिलास ले लेना है, सबके लिए अलग अलग आप गिलास ले लेंगे और प्रत्येक गिलास को लगभग 2/3 यानी कि 2/3 भाग में जल भर लेंगे। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच से डाल लेंगे, चीनी डालेंगे, फिर दूसरे में नमक डाल लेंगे। इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिलाएंगे। आप अन्य पदार्थों को मिलाना है। उसके बाद क्या करना है कि कुछ देर के लिए इनको छोड़ देना है। इनको बिलोडित करने के बाद यानी कि उनको अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद धीरे धीरे उनको हिला करके हम उनको मिला लेंगे, बिलोडित कर लेंगे। उसके बाद कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। कुछ मिनट छोड़ करके प्रतीक्षा करेंगे, प्रेक्षण करेंगे कि क्या इनमें परिवर्तन होता है। तो आप इनके परिवर्तन को नोटिस करेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक कि कैसे इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए। आप क्या पाएंगे कि कुछ जो पदार्थ हैं वो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, यानी कि आपको ये नहीं पता चलता कि उस जल में क्या घोला गया था, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। यह क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। जो जल में पूरे तरीके से विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो विलेय पदार्थ कहलाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते। अन्य पदार्थ क्या होता है, जल के साथ वो मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ अविलेय कहलाते हैं। इनको बार बार आप हिलाइए डुलाइए, इनको आप विलोडित कीजिए तो भी ये जल में लुप्त नहीं होंगे, यानी कि इनके कण जो है आपको स्पष्ट दिखाई देंगे कि हाँ ये वस्तु जो डली थी वही है। तो ऐसे जो पदार्थ कहलाते हैं वो अविलेय कहलाते हैं। इस तरह के पदार्थ अविलेय कहलाएंगे। आप एक सारणी बना लेंगे और उसमें विलेय और अविलेय को वर्गीकृत करेंगे कि कौन पानी में घुल जाता है और कौन पानी में नहीं घुलता है। जो पूरी तरीके से घुल जाता है वो विलेय है, जो नहीं घुलता है वो अविलेय है। तो एक लिस्ट बना लेंगे आप और उसको देखेंगे। कुछ गैसें, अब कुछ गैसें जल में विलेय हैं। सही बात है, जल में कुछ गैसें विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ घुल जाती हैं और कुछ जल में नहीं घुलती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जल में ऑक्सीजन जो है H2O के फॉर्म में जल होता है और उसमें ऑक्सीजन जो है विलीन रहता है, उसमें घुला हुआ रहता है जल में। इसी ऑक्सीजन को जलीय जीव और जो पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं वो उससे श्वसन करते हैं, उसको ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। अब वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। ये कौन कौन सी वस्तुएं तैरती हैं, कौन सी वस्तु डूबती है, इसको आप अध्ययन करेंगे। जैसे पत्ता ले लेंगे, फिर लोहे का टुकड़ा ले लेंगे, उस दोनों को डालेंगे, देखेंगे कि ये डूबती हैं कि नहीं डूबते हैं। उसके बाद हम अगले क्लास में जब भी 7 क्लास 8 क्लास का बुक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि आयतन और घनत्व क्या क्या फ़र्क होता है जिसके कारण ये डूब जाते हैं। अभी ये जानना है कि ये डूबते हैं अथवा नहीं डूबते हैं, कौन कौन डूबते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वो जल में डूब जाती हैं, ये आपको प्रेक्षण करना है, इसका परीक्षण करना है। और दोस्तों अब अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पदार्थ का हम पढ़ रहे हैं, पारदर्शिता। पारदर्शिता को पढ़ेंगे इसमें कि पारदर्शिता क्या है। पारदर्शिता के हिसाब से ये क्यों, कब, कौन कौन जो वस्तुएं हैं, कौन कौन से पदार्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जिन सामग्रियों से, जिन पदार्थों से आप सामने की वस्तु को अपने नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो पारदर्शी वस्तु कहलाएगी, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। इसका उदाहरण है आपको कांच, जल, वायु तथा प्लास्टिक पारदर्शी के उदाहरण हैं।
या आपके पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि अपारदर्शी क्या है। अपारदर्शी है जिनसे हो करके आप किसी भी वस्तु को, सामने पड़ी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण है वो लकड़ी है, गत्ता है, धातु, ये सारे जो अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। पारदर्शी होता है जिनसे आप वस्तुओं को देख सकते हैं, जिनके आर पार वस्तुओं को देख सकते हैं। अपारदर्शी जो है उनसे हो करके आप सामने पड़ी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, यानी आपका नेत्र की जो क्षमता है इतनी नहीं है कि उनको भेद सके। ऐसी वस्तुओं को, ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं। इनके उदाहरण है लकड़ी, गत्ता और धातु। अब देखते हैं कि पारभासी क्या होता है। कुछ जो है पारदर्शी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, और कुछ जो है पारभासी होते हैं। ऐसे पदार्थ, पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे तेल, उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वसा का अध्ययन करने के लिए उसको किसी भी, जिस भी वस्तु को, जिस भी खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं, उसका परीक्षण करने के लिए कागज के टुकड़े में लपेट करके उसको कूटा जाता था और ये देखा जाता था कि उसमें तैलीय पदार्थ या वसा इस तरह का कुछ लगा है कि नहीं। तो उस तरह के आप कागज से देखेंगे जिसमें तेल लगा हो, तो उससे सामने की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, यानी कि वो पारदर्शी नहीं है, ना ही अपारदर्शी है, बीच बीच का है, उससे होकर धुंधली वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए वो पारभासी है। इसलिए वो वस्तु क्या है? पारभासी वस्तु है। अब दोस्तों देखते हैं, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी विभिन्न दिखावट होती है, भिन्न दिखावट होती है, और तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। सही बात है, हमने देखा कि कोई जल में घुल सकता है, कोई नहीं घुल सकता है, कोई मुलायम दिखता है, कोई कठोर है, कोई भंगुर है, तो कोई संपीड़ित हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा और आपने वस्तुओं को वर्गीकृत कर लिया होगा कि कौन कौन से वस्तु जो है जिनमें ये सब गुण पाए जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है अपना 6 का पढ़ रहे हैं, तो 6 के बच्चों की तरह ही पढ़ेंगे ताकि किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और 6 to 10th ऐसे कंप्लीट करेंगे जैसे हंसते हंसते आपका बहुत कुछ हो जाएगा। और देखिए, चलिए सारांश देख लेते हैं। सारांश में क्या क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर में, इसको देख लेते हैं। सारांश में हमने पढ़ा इस पूरे चैप्टर में कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। और फिर पढ़े कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। और फिर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सही बात है, आप किसी वस्तु को बना सकते हैं एक ही पदार्थ का इस्तेमाल करके, या अलग अलग पदार्थ का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। और जो अलग अलग पदार्थों के इस्तेमाल से बनेंगी वो उनका क्या होगा? गुण भी भिन्न भिन्न होगा। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो अन्य कोमल लगते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। और इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि कुछ जो पदार्थ हैं जल में विलेय हैं जबकि कुछ अविलेय हैं। जैसे जल में जो पूरे तरीके से घुल जाते हैं वो विलेय हैं, जो नहीं घुलते हैं वो अविलेय हैं। और कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ जैसे लकड़ी, धातु अपारदर्शी होते हैं, कुछ जैसे तेल से भीगा हुआ पेपर वो पारभासी होता है। अब पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है,
ठीक है। तो हमने पदार्थ के विभिन्नताओं के बारे में, वो कैसे दिखते हैं, क्या हैं, किस तरह के हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करेंगे अगर आप 6 क्लास में पढ़ते हैं तो, और नहीं तो फिर कोई आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं ऊपर उसका नोट्स बना लें, बहुत विस्तृत नोट्स बना लें एक अपना 6 क्लास से सारा जो हम पढ़ने वाले हैं 10th तक का साइंस, और उसके बाद जो सोशल साइंस पढ़ेंगे 6 से पूरा 12th तक का पढ़ेंगे। इस तरह से आपका ये चौथा चैप्टर जो है वो क्लास 6 के साइंस का ख़त्म हो चुका। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक आखिरी ज़रूरी बात कि आप और इस वीडियो में क्या बदलाव देख सकते हैं और क्या इसमें बदलाव करना चाहिए, किस रूप में इसको और बेहतर बनाना चाहिए, आप अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।